पे जब हम बीपीएससी की तैयारी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहिएगा। ओके, मैं कुछ कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, शायद ये कलर सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 67वीं बीपीएससी के लिए कवर हो जाएगा, और ये 67वीं, 66वीं, 65वीं, उसके बाद 64वीं बीपीएससी। इसी तरह से ये सारे बीपीएससी को है कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक है मेरा भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मेहरगढ़ कहाँ पे है। तो मेहरगढ़, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के कहाँ पे है, पाकिस्तान में वो मेहरगढ़ है। तो वहाँ से जो है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। यहाँ से जो है 7000 से लेके 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। और यहाँ से मेहरगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य 50 ईसा पूर्व से माने जाते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए नवीनतम खोजों के आधार पर, अगर भारत में अगर खोजा जाए ना, तो भारत के नवीनतम खोजों के आधार पर, जैसे अगर भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद अगर खोजा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला कहाँ से हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के जो संत कबीर नगर वाले हैं ना, संत कबीर नगर में लहुरा देव, ये दोनों क्वेश्चन है, कंफ्यूज करा देता है। एक मेहरगढ़, एक हो गया लहुरा देव। ये आपको ध्यान देना, अगर भारत में पूछे तो लहुरा देव दीजिएगा, और उसके बाद मेहरगढ़, अगर पाकिस्तान में पूछे तो मेहरगढ़ दे दीजिए। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो 7000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व के मध्य प्राप्त हुआ है। लेकिन वही अगर मेहरगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे 7000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व के मध्य प्राप्त हुआ है। तो इन सब चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं हो रहिएगा। एक मिनट, मैं थोड़ा सा हाँ अब सही है। एक्चुअली मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तो ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कैक्लोलिथ युग कहता है? कैक्लोलिथ का मतलब क्या हो गया? ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल को क्या बोलते हैं? तो कैक्लोलिथ बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ताम्रपाषाण युग को कैक्लोलिथ युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृति में तांबे के औजारों के साक्ष्य के साथ पत्थर के बने उपकरण का प्रचलन मिलता है, उसे प्रायः ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पत्थर के औजार एवं जो तांबा का औजार जहाँ पे मिला था उसी को क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण युग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। भारत में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो भारत के बर्तनों, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल जो होता था बर्तन, मतलब क्या होता है? मृदभांड। मृदभांड मतलब लाल रंग का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा के सभ्यता के बर्तनों में। जो मृदभांड होते हैं, जो भी होता था बर्तन, उसमें किया जाता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये दिखाया गया है हड़प्पा के निवासी बर्तन के मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाना पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया करते थे। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित तारों चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बनी डिजाइन वाले बर्तन तथा एक थे चित्रित मृदभांड, ठीक है। एक तो डिजाइन वाले बर्तन होते थे, ठीक है, एक होता था चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत, मतलब मिट्टी के बर्तनों में किसका प्रयोग किया जाता था? रेत का प्रयोग किया जाता था। तो रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसे पकाने पर हल्के और भूरे लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में, ऊपरी जो हिस्सा होता था मृदभांड का, ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी। मतलब मृदभांड के जो जितने भी घड़े होते थे, घड़ा होता था ना, उसी को मृदभांड बोलते हैं। उस पर ऊपर के हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, और निचले के हिस्से में काले रंग के, है ना, काले रंगों के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी कर दी जाती थी। नीचे क्या कर देते थे? निचले हिस्से में काले रंग की कर दी जाती थी। उसके बाद बर्तनों पे है जो विभिन्न प्रकार की चित्रकारी कर दी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो देखिए, क्वेश्चन को छांटना पहले सीख जाइए, ठीक है, कि किस चीज़ में पड़ता है, किस में नहीं पड़ता है। तो आधे ऐतिहासिक में तो नहीं होगा, ऐतिहासिक काल में, क्योंकि ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता, जिसमें क्या होता है,
जो पढ़े लिखे गए हो वो नहीं होता है, तो आदि ऐतिहासिक काल ही होगा ना। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। तो ऐतिहासिक काल का देखिए अब इसमें कहा गया है, ऐतिहासिक काल का है निर्धारण पठनीय कला। मतलब क्या होता है कि ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जहाँ पर साक्ष्य तो मिले हैं, उनके साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है, तो उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, ज्ञान के आधार पर है ना, ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे बोलते हैं जिसमें लेखन कला विकसित नहीं हुई थी, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व BC को बोलते हैं बिफोर क्रिश्चियन, मतलब क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है कि ईसा के जन्म से पूर्व। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का कालखंड ऐतिहासिक का माना जाता है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो यहाँ देखिए आदि ऐतिहासिक काल उसकी सभ्यता को, यहाँ पे लेखन का काल तो है परंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए पक्की ईंटों से बनी इमारतें, ये हो सकता है हाँ, क्योंकि जब सिंधु सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता जो थी, आप सिंधु सभ्यता बोलिए हड़प्पा सभ्यता बोलिए दोनों सेम ही होते हैं, एक ही है। हड़प्पा सभ्यता जो होता था कि वहाँ पे जब खुदाई हो रही थी उनकी, जब रेलवे लाइन बिछ रहा था, तो वहाँ से क्या हुआ, तो ईंटों मिला था, ईंट जो मिला था वो रेलवे ट्रैक पे बिछा दिया गया था। तो धीरे धीरे बाद में पता चला तो यहाँ पे पहले एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। तो वहाँ से हमें जो क्या पक्की ईंट से बनी इमारतें पता चली थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ के नगर और कस्बों से एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। स्नानागार मतलब मान लीजिए स्नानागार, अन्नागार मतलब हो गया अन्न भंडारण, स्नानागार मतलब हो गया स्नान वाला कुंड तथा इनकी सतही पक्की ईंटों पर की है ईंटें हैं जिसपर जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। वीडियो देखें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।